नमस्ते साथियों, इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को पहले भाग में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम भाग नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। छठा क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अपने को 4 बिंदु दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं को एक क्रमिक रूप में लेने पर यहाँ पे पहला बिंदु 1,2, दूसरा 4, दूसरा 4,y, x, 6 और 3,5 वाला बिंदु अगर हम क्रमागत तौर पर जोड़ते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे निर्मित होता है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे लिखना होगा कि माना क्रमागत शीर्ष से बना समांतर चतुर्भुज निम्न प्रकार का है। यानी ये जो अपने को बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदु को अगर हम क्रमागत जोड़ते हैं तो हमें इस प्रकार की समांतर चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है, जिसमें पहला बिंदु ए शीर्ष का यहाँ हमें नज़र आ रहा है 1,2, दूसरे को हमने बी शीर्ष मान लिया और तीसरा सी शीर्ष है और चौथा डी शीर्ष हमें यहाँ पे लिखा मिलेगा। और वो जो आकृति का ज्यामितीय निरूपण होगा वो एक समांतर चतुर्भुज की तरह हमें दिखाई देगा। बिंदु का नाम ABCD हमने दिया है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमें मिलेगा, इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वो दोनों आपस में इस विकर्ण के भी 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं और इस विकर्ण के भी 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। इसलिए बिंदु O जो है, इसलिए बिंदु O AC और BD का मध्य बिंदु है। यहाँ पे AC अपने को ये A से C जो विकर्ण दिखाई दे रहा है ये AC और ये वाला B से D वाला ये विकर्ण, ये है इनका मध्य बिंदु है O। अब O यहाँ पे कहाँ है, इनके प्रतिच्छेदन पे O है। यहाँ पे जो दोनों विकर्ण प्रतिच्छेदित कर रहे हैं यहाँ पे O बिंदु हमें दिखाई देगा। अतः मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, इस O शीर्ष के अक्ष निर्देशांक का मान निकालेंगे तो x1 + x2/2 होगा और y का भी निर्देशांक निकालेंगे तो y1 + y2/2 इसका निर्देशांक होगा। बिंदु O के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कि अपना जो बिंदु O आया है, ये वाला बिंदु O, ये बिंदु O, इसके निर्देशांक हम अगर अक्ष के लिए निकालेंगे, O के निर्देशांक AC और BD के लिए बराबर होंगे, क्योंकि दोनों विकर्णों का एक ही मध्य बिंदु है। यानी ये जो O का निर्देशांक है हम वो AC लाइन के लिए मध्य बिंदु माने तो भी वही उसका निर्देशांक निकाल सकते हैं और BD का मध्य बिंदु मानकर भी O का निर्देशांक हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ में है मुख्य रूप से कि जो O के निर्देशांक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। AC का मध्य बिंदु भी मान के निकाल सकते हैं x y का निर्देशांक, और BD का भी मध्य बिंदु मान के हम निकाल सकते हैं x y का मान मध्य बिंदु के सूत्र से। अब देखिए, अतः हम ऐसे लिखेंगे कि जो x का जो मान आ जाएगा O के लिए, जो x का जो मान आ जाएगा O निर्देशांक में x का मान, अगर AC के लिए बात करें, AC का मध्य बिंदु माने तो x का मान कितना हो जाता है, x1 इसका लिए 1 हो जाएगा, x2 इसका x हो जाएगा, तो 1 + x/2 इस x1 x2/2 वाले सूत्र से 1 + x/2। अगर हम BD का मध्य बिंदु मान के निकालें, BD का मध्य बिंदु मान के निकालें तो यहाँ पे देखो BD के लिए x का मान क्या आता है, 3 + 4, 3 + 4। यहाँ पे इन दोनों का x1 x2 लेते हैं तो 3 + 4/2।
अब ओ का निर्देशांक अक्ष निर्देशांक तो वही आना है, चाहे वो AC के माध्यम से निकालो चाहे BD के माध्यम से निकालो, तो ये दोनों सेम ही निर्देशित बिंदु होंगे। यहाँ पे अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें ये जो नीचे वाला 2 है, हर वाला 2, ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 + अक्ष बराबर 3 + 4, तो 1 + अक्ष के बराबर मान कितना आ जाएगा, 1 + अक्ष के बराबर मान आ जाएगा 7, और अक्ष का मान कितना प्राप्त होगा हमें, अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा 7 - 1, यानी अक्ष का जो मान मिलेगा वो हमें प्राप्त होगा 6। अक्ष का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 6, यानी ओ निर्देशांक का, यानी ओ बिंदु का जो अक्ष निर्देशांक है वो तो मिलेगा हमें 6, ओ का जो अक्ष निर्देशांक है वो तो मिलेगा 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यानी इसका जो तात्पर्य ये हुआ कि ये जो C के साथ अक्ष 6 आया है ये हो जाएगा 6,6, यानी C का निर्देशांक क्या हो जाएगा 6,6। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको हल करते हैं। नेक्स्ट अब इसका हल हो जाएगा अब y का मान हम लेते हैं। y का मान भी हम अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। y का मान AC का मध्य बिंदु मानकर भी y का मान ले सकते हैं और BD का मध्य बिंदु मानकर भी y का मान हम निकाल सकते हैं। आना तो सेम ही है, तो इसमें अगर AC का मध्य बिंदु अगर माने y में O के निर्देशांक के लिए हम y का मान AC का मध्य बिंदु मानते हुए निकालते हैं, तो AC के मध्य बिंदु में इसमें y1 और इससे y2 हमें प्राप्त होगा, तो y1 + y2 बटा 2 होता है, तो y1 का मान इसमें से 2 और y2 का मान इसमें से 6, तो 2 + 6 बटा 2 हो जाएगा। कब, जब ये मध्य बिंदु होता है AC का मध्य बिंदु होता है O, तब। और अगर यही O को मध्य बिंदु मानते हैं BD का मध्य बिंदु मानने से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ अक्ष y1 और y2 लेना है, तो y1 का मान 5 और y2 का मान y, तो 5 + y बटा 2, 5 + y बटा 2। ये जो दोनों मान आ रहे हैं कौन कौन से, ये अक्ष 2 + 6 बटा 2 और y + 5 बटा 2, ये दोनों मान y के लिए O बिंदु के लिए y निर्देशांक के बिंदु है। O के लिए y निर्देशित करने वाले बिंदु है, O के लिए y निर्देशित करने वाले बिंदु में मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हम अगर इनको हल करते हैं तो 2 + 6 को हम हल करेंगे तो 2 + 6 का मान आ जाएगा 8, और इसके साथ ही ये जो हर वाली यानी समीकरण में दोनों तरफ जो हर में राशि आ रही है 2 2, ये एक दूसरे से कट जाएगी। एक दूसरे से कटने के बाद यहाँ पे जो राशि बचेगी वो 2 + 6 यानी 8, और यहाँ पे 5 + y। अब y का जो मान आ जाएगा वो 8 - 5 आ जाएगा। पक्षांतरण के माध्यम से हम निकालेंगे, ये 5 इस तरफ जाएगा तो y अक्ष के ये 8 के माइनस में चला जाएगा, यानी y का जो फाइनल मान आ जाएगा वो हमें प्राप्त होगा 3। अतः अक्ष का मान 6 और y का मान 3 हमें क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। इस प्रकार से इस छठे क्वेश्चन के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए तथा बार बार इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक आप क्लास को रोक के इसको ज़रूर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां हमें इस प्रकार से दिया गया है कि यदि दिया गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। वास्तव में ये ऐसा कहा जा रहा है कि कोई वृत्त है इस प्रकार से, और उस वृत्त का व्यास है AB, और उस वृत्त में एक सीधी लाइन खींची गई है, AB लाइन खींची गई, A और
बी लाइन खींची गई है वो व्यास का काम कर रही है, जिसका केंद्र यानी इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु है ये वाला बिंदु, इसके निर्देशांक 2,-3 है, 2,-3 है और बी के निर्देशांक 1,4 है। बी के निर्देशांक कितने? 1,4। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसमें ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वास्तव में यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ स्थिति ऐसी बन रही है कि एक सीधी लाइन है ए बी लाइन, जिसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और पहले शीर्ष यानी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु में से एक बिंदु यानी अंतिम बिंदु का तो निर्देशांक दिया गया है, पहले बिंदु का निर्देशांक हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल स्थिति में यानी इसका जो वास्तविक हम हल करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो किसी भी निर्देशित बिंदु के मध्य बिंदु ज्ञात करने वाले सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस सूत्र का उपयोग करते हुए इस स्थिति से हम प्रथम बिंदु का मान निकालेंगे यानी ए का मान निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले प्रश्न अनुसार निम्न प्रकार की वृत्ताकार आकृति हमें यहाँ पे बनाने को बनती हुई प्रतीत होगी, यानी इस प्रकार का वृत्त हमें बनाना पड़ेगा। इस वृत्त का जो मध्य बिंदु है यानी इस वृत्त का जो व्यास केंद्र है वो 2,-3 है और ए शीर्ष से लेकर बी शीर्ष तक एक व्यास खींचा गया। ए का निर्देशांक पूछा गया और बी का निर्देशांक 1,4 हमें यहाँ पे दिया गया है। माना ए बिंदु के निर्देशांक हम x1 y1 लेते हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का केंद्र है। चूँकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये जो व्यास है, किसी भी वृत्त का व्यास, कोई भी अगर वृत्तीय स्थिति होती है तो उसका जो व्यास होता है वो उसका जो व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो उस वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, क्यों वो बीचों बीच ही आता है। तो यहाँ पे जो ओ बिंदु आया है ना इस वृत्त के लिए, ये क्या है, इन पूरी ए बी लाइन का मध्य बिंदु होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। x का निर्देशांक तो x1 + x2 बटा 2 से और y का निर्देशांक y1 + y2 बटा 2 से। इन सूत्रों के माध्यम से हम x और y के मान निर्देशांक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु का x हम ज्ञात करते हैं उसका मान हमें यहाँ पे दिया गया है 2। तो हम 2 के बराबर क्या लिखेंगे, x1 + x2। x1 मतलब a का अक्ष निर्देशांक x1 और b का अक्ष निर्देशांक x2। तो a का तो अक्ष निर्देशांक दिया हुआ ही नहीं है, तो हमने x1 y1 माना था, तो x1 की जगह तो x1 ही रहने दिया और x2 की जगह हमने इस b का अक्ष निर्देशांक 1 लिख दिया। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक था 2 के बराबर क्या आ गया, x1 + 1 बटा 2 और y का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है -3, y का मध्य बिंदु का निर्देशांक है -3, उसके बराबर क्या लेंगे, y1 + y2 बटा 2। तो y1 + y2 बटा 2, तो y1 का मान तो हमें यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, y1 का मान तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो y1 की जगह y1 ही हमने रहने दिया और y2 की जगह जो इस b का जो y निर्देशांक है वो हमने लिख लिया और इस प्रकार से हमने -3 बराबर y1 + 4 बटा 2 इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ जो 2 के बराबर ये जो राशि आ रही है, इसमें ये 2 जो आया है, ये 2 यहाँ से पक्षांतरित होगा और पक्षांतरित होने के बाद इस 2 × 2 से मान आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4। इधर रहेगा x + 1, तो x + 1 बराबर 4, x1 + 1 बराबर 4। तो x1 का मान कितना आ जाएगा, इस 1 का और पक्षांतरण होगा तो 4 - 1 यानी x1 का मान कितना मिलेगा हमें, 3। x1 का मान कितना मिलेगा, 3। ठीक इसी प्रकार अब जब हम इस तरफ y वाले बिंदु
y1 ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण करते हैं तो इस 2 का पक्षांतरण -3 से होगा तो -6 आ जाएगा। और y1 + 4 आया है, ये y1 के प्लस में 4 है, वो -6 के माइनस में चला जाएगा तो -6 - 4 तो y1 का मान कितना हो जाएगा -10। y1 का मान कितना हो जाएगा -10। अतः बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो 3, -10 होंगे। 3, -10, क्योंकि हमने ए का निर्देशांक मान के चले थे कि x1, y1 होगा। यहाँ पे हमने इस मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करते हुए इस सूत्र के उपयोग से हमने x और y का मान हमने निकाला। x1 और y1 का मान निकाला तो हमें प्राप्त हुआ x1 का मान तो मिला है 3, x1 का मान कितना मिला है 3 और y1 का मान हमें कितना मिला है 10। y1 का मान हमें कितना मिला है 10। तो हम इसको एक उत्तर के लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 होंगे। ये फाइनल उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा बार बार इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। कम से कम एक बार इसका अभ्यास करना अनिवार्य है। आप इसका स्वयं अभ्यास करोगे तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट पैनल पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक क्लास को रोक के इसको अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और रेखाखंड AB पर स्थित हो। रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो इसके लिए जो दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि P बिंदु की निर्देशांक और स्थिति दी गई है कि P बिंदु का जो वास्तविक जो आंकलन होगा या अनुपातिक जो आंकड़ा होगा वो क्या होगा और वो कहाँ पर स्थित होगा, AB पर स्थित होगा। तो यहाँ हमें दिया गया है बिंदु A का निर्देशांक, हम इसको A बिंदु ले लेंगे क्योंकि यहाँ से देखिए यदि AB के क्रमशः है इसका मतलब -2, -2 तो A के निर्देशांक है और 2, -4 B के निर्देशांक है। तो हमें लिखेंगे कि दिया गया है कि बिंदु A -2, -3 और B -2, -2 और B 2, -4 है और AP = 3/7 AB है। इसलिए BP का मान कितना हो जाएगा, BP का मान हो जाएगा 1 - 3/7। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि AB कोई लाइन है, इस प्रकार से A से B कोई लाइन है AB और उस पर कोई P बिंदु है, P बिंदु है। ये कहा जा रहा है कि AP/AB, यहाँ पे इस स्थिति को थोड़ा देखना ज़रूरी है। AP/AB हम करते हैं। AP/AB करने से जो अनुपात बनते हैं वो 3:7 बनते हैं। क्या बनते हैं, 3/7, क्योंकि इस AB को अगर हम इसके पक्षांतर में ले आते हैं तो AP/AB बन जाता है। यानी A से P की जो दूरी है, A से P की जो दूरी है ये जब 3 होती है तो A से B की दूरी कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। A से B की दूरी कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। ये यहाँ पे एक वास्तविक स्थिति है, इस प्रकार से हमें प्रतीत हो रही है। इसका मतलब जो B से P की दूरी आएगी, B से P की जो दूरी मिलेगी वो A से P तक कितनी प्राप्त हो गई हमें, 3। A से P तक कितनी प्राप्त हो गई, 3, और पूरी इसमें कितनी है, 7। इसका मतलब ये कितनी होगी, 4। ये कितनी होगी, 4, और ये 4 किसके सापेक्ष हमें प्राप्त हो रही है, ये 7 के सापेक्ष। तो यहाँ हमें लिखना होगा कि BP का जो मान आ जाएगा वो 1 - 3/7, यानी एक पूरी लाइन में से 3/7 घटाने से जो शेष बचेगी वो BP होगी। एक पूरी लाइन में से 3/7 भाग उसका निकाल देते हैं तो हम एक हिस्सा प्राप्त करेंगे, वो शेष हिस्सा होगा, यानी BP का हिस्सा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ अब हल करते हैं तो लघुत्तम आ गए 7
7 लघुत्तम आने के बाद जो मान आ जाएगा वो 4/7। इसका मतलब क्या हुआ कि AP का मान तो 3, AP का मान तो 3, 7 में से 3 AP का है और 4 BP का है। 4 कितना है? BP का। इस प्रकार से सीधी लाइन है और यहाँ A है, यहाँ बिंदु बीच में P है, P बिंदु है और यहाँ B बिंदु है। तो A से P का जो हिस्सा है वो तो है 3 और B से P का हिस्सा है 4। टोटल 7 में से अगर आंकड़ा निकालें तो इसका जो हिस्सा प्राप्त हो रहा है हमें वो 3/7 आ रहा है और इसका हिस्सा 4/7 हमें प्राप्त हो रहा है। तो M1 M2 का मान हमें M1 का मान 3 और M2 का मान 4 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम इसका ज्यामितीय चित्र यहाँ पे देख पा सकते हैं। बिंदु P को हम अक्ष y निर्देशित मान लेते हैं कि P के निर्देशांक अक्ष y है। तो अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? M1 अक्ष 2 प्लस M2 अक्ष 1 बटा M1 M2 बटा M1 M2। यानी किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम इसी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? y के निर्देशांक हो जाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इस प्रकार की यहाँ पे स्थिति हमें देखने को प्रतीत होगी। इसका मतलब P का जो निर्देशांक होगा वो अक्ष निर्देशांक तो ये हो जाएगा और y निर्देशांक ये हो जाएगा। है वैसा का वैसा हमने लिख दिया M1 अक्ष 2 प्लस M2 अक्ष 1 बटा M1 M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 M2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसका क्रमांकत मान रखते हैं कि M1 अक्ष 2, M1 का मान कितना है? 3, अक्ष 2 का मान 2, तो 3 गुणा 2 लिख दिया प्लस यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। M2 y अक्ष 1, M2 का मान कितना है? 4 और अक्ष 1 का मान कितना है? -2 ये वाला। तो हमने 4 गुणा -2 लिख दिया बट्टा में M1 M2 है। इस सूत्र में M1 M2 है तो M1 का मान 3 प्लस M2 का मान 4, 3 प्लस 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब y की जगह y का निर्देशांक क्या आना है? M1 y2, तो M1 का मान 3, M1 का मान कहाँ से ले लिया हमने? 3 और y2 का मान कितना है? -4, y2 का मान कितना? -4 प्लस इसमें देखिए M2 y1 करना है तो M2 का मान 4 इंटू M2 y1 करना है, y1 का मान -2 तो हमने लिख दिया 4 इंटू -2 बट्टा में M1 M2 करना है, M1 M2 3 और 4 है तो बट्टा में हमने 3 प्लस 4 लिख दिया। अब हम करते हैं इसको हल। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो गुणा आ जाएगा 3 इंटू 2 का वो आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 का गुणा 6 आ जाएगा। 4 इंटू -2 का गुणा आ जाएगा -8, बीच में प्लस का चिन्ह है। बट्टा वाला जो 3 प्लस 4 है उसका मान आ जाएगा 7। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा 3 इंटू -4 का, 3 इंटू -4 का जो गुणा आ जाएगा वो आ जाएगा -12 और 4 इंटू -2 का गुणा आ जाएगा -8 बट्टा में जो 3 प्लस 4 है उसका 7 माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ जो 6 प्लस -8 आ रहा है, 6 प्लस -8 हमें जो प्राप्त हो रहा है ये वाला, इसकी जगह आ जाएगा 6 -8, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग प्रकृति के थे तो एक ही चिन्ह आ गया। और यहाँ पे -12 प्लस -8 आ रहा है, वहाँ पे -12 -8 आ जाएगा और बट्टा में 7 ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बट्टा में रहेंगे। अब इन दोनों का मान करेंगे, 6 -8 का मतलब हुआ -2/7 और -12 -8 का मतलब हुआ -20/7। इसका मतलब अतः P बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो -2/7 और -20/7 होंगे। ये इस प्रकार से ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे तथा पुनः
इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट पैनल पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक क्लास को रोक के आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा बार बार अभ्यास ज़रूर कीजिए। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 के का अध्ययन कर रहे हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए तथा अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पैनल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैनल में हमें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक 2,-2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। रियल में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वास्तविक में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई रेखाखंड है ए और बी, ए बी रेखाखंड है। ए का निर्देशांक -2,2 है, -2,2 है और बी के निर्देशांक 2,8 है, 2,8 है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में यहाँ मान लेते हैं हम पी क्यू आर मानेंगे और इन तीनों मान बिंदुओं को अगर हम ज्ञात कर लेंगे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक तो हमें प्राप्त होने वाले जो आंकड़े होंगे वो इस प्रश्न की डिमांड को पूरा करेंगे। सॉल्व करते हैं तो प्रश्न अनुसार बिंदु का ज्यामितीय निरूपण हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु इस रेखाखंड के प्रारंभिक और अंतिम शीर्ष हो गए और इसको पी क्यू आर आंकड़े जो हैं वो 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसका मतलब जो क्यू बिंदु है वो इसके बीचों बीच आएगा, क्यू बिंदु इन ए बी के बीचों बीच आएगा यानी मध्य बिंदु होगा। और ये जो पी बिंदु है वो ए और क्यू का मध्य बिंदु है, ए और क्यू के बीच में आएगा। और जो आर बिंदु है वो क्यू और बी के बीच में आएगा, तभी ये 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार मध्य बिंदु का हमें मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करना है। एक बार तो ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो क्यू का निर्देशांक आ जाएगा, फिर ए क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे तो पी का निर्देशांक आ जाएगा, क्यू बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो आर बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। और ये पी क्यू आर ऐसे बिंदु है जो इस ए बी लाइन को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। बिंदु ए और बी, ए के निर्देशांक -2,2 और बी के निर्देशांक 2,8 को बिंदु क्यू को हम एक बार XY मान लेते हैं। 1:1 का तात्पर्य हुआ कि बीचों बीच यानी मध्य में विभाजित करता है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से 1:1 मतलब एक हिस्सा इस तरफ छोड़ दिया, एक हिस्सा इस तरफ छोड़ दिया, इसका मतलब बीचों बीच आया है कौन, क्यू बिंदु। कौन आया है, क्यू बिंदु। किसके बीचों बीच, ए और बी के बीचों बीच आया है। ये हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ए और बी के बीचों बीच आया है क्यू। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम क्यू का मान निकालते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम अक्स का मान निकालते हैं तो x1 + x2/2 और y का मान y1 + y2/2 करते हैं, यानी क्यू के जो निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे देखिए ए और बी से संबंधित आंकड़े रखते हैं। ए और बी से संबंधित आंकड़े रखने से हमें जो x1 का मान प्राप्त होगा, x1 का मान लेना है यहाँ से ए से और x2 का मान लेना है यहाँ बी से। तो -2 + 2, ये -2 इसका आ जाएगा और ये +2 यहाँ बी का आ जाएगा, /2 सूत्र से हमने लिख लिया। और y1 + y2/2 करेंगे तो y1 का मान तो आ जाएगा ये 2, y1 का मान कितना आ जाएगा 2, ए का जो y है वो y1 होगा और जो बी का y है 8 वो आ जाएगा y2, दोनों जुड़ के बट्टा में 2 आ जाएगा। यहाँ पे y1 + y2/2 था तो यहाँ पे x1 + x2/2 की जगह तो -2 + 2/2 आ गया और यहाँ पे आ गया y1 + y2/2 की जगह आ गया 2 + 8/2। देखिए नेक्स्ट हम इसको आगे और देखते हैं तो इसमें -2 + 2 अलग अलग चिन्ह आ गए तो 0/2 आ जाएगा, 0/2। और इन दोनों का जो जोड़ आ जाएगा ये वाला 2 + 8 का वो आ जाएगा 10/2। तो 0/2 का मान तो 0.0 आ गया और 10/2 का मान 5 आ गया। तो क्यू के जो निर्देशांक आ गए वो 0,5 हमें प्राप्त हो जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए जिसके निर्देशांक -2,2 है और Q जिसका निर्देशांक मैंने अभी अभी यहाँ पे ज्ञात किया है 0,5। तो A और Q को बिंदु P जो है ना, ये वाला बिंदु P, ये बिंदु P है, वो इसको विभाजित कर रहा है। बिंदु P किसको विभाजित, बीचों बीच से विभाजित कर रहा है, A और Q को, A और Q को। तो A Q को बिंदु P 1:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे 1:1 में विभाजन हो रहा है, विभाजित करता है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे। P का मध्य बिंदु जो सूत्र है वो सबके लिए सेम ही है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम लिखेंगे। अब की बार x1 x2 का मान तो A वाले निर्देशांक का ही काम करेंगे। x1 x2 का मान तो A के जो निर्देशांक रहेंगे वही है, x1 y1 है, x1 y1 है, और x2 y2 क्या है, Q के निर्देशांक जो है वो x2 y2 का हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे। तो x1 + x2/2 करेंगे तो x1 का मान तो A का निर्देशांक हो जाएगा -2 प्लस x2 का मान आ जाएगा 0/2, यहाँ पे है ही सूत्र में। उसी प्रकार y1 + y2/2 करेंगे तो y1 का मान तो 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 5/2 है ही। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसको हल करेंगे तो इन दोनों का हमें यहाँ पे जोड़ करेंगे। इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, -2 + 0 का तो आ जाएगा 2, -2/2, क्यों -2 ही रहेगा, बट्टा में 2 आई। 5 + 2 + 5 का मान आ जाएगा 7/2। यहाँ पे हमें पहले से प्रतीत हो रहे हैं या नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब जो P का निर्देशांक आ जाएगा वो -1,7/2 हमें मिलेगा। -1,7/2 P के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो B है, B और Q को बिंदु R 1:1 में विभाजित करता है। यानी यहाँ पे देखिए B और Q बिंदु है ना, उसके बीच में क्या आ रहा है, R आ रहा है। इसका मतलब B और Q आपस में जो मध्य बिंदु, B और Q का जो मध्य बिंदु है वो R है। तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, R का मान निकालेंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पे देखिए R का जो मान आ जाएगा वो x1 और x1 y1 तो B वाले शीर्ष निर्देशों से लेंगे और x2 y2 हम इस Q वाले शीर्ष से हमें लेने होंगे। अब देखिए, अब ये x1 का मान 2 और x2 का मान 0, तो 2 + 0/2 लिख दिया x के लिए, इसके मध्य में आ रहा है क्योंकि B और Q के मध्य में आ रहा है ना R। और y का लिख लिया हमने, y1 का मान 8 और y2 का मान 5, तो 8 + 5/2। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2/2 और 13/2। ये जुड़ के 13 आ जाएगा, ये जुड़ के 2 आ जाएगा। तो 2/2, 13/2। तो 2/2 का मान तो आ गया 1 और 13/2 की जगह 13/2 ही हमने लिख दिया। अतः ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P Q R के निर्देशांक क्रमशः कितने हो जाएंगे, -1,7/2 और -1,7/2। Q का मान आ जाएगा 0,5 और R का मान आ जाएगा 1,-13/2 यहाँ पे होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न के हल को भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए तथा पुनः इसका अभ्यास जरूर कीजिए। हम नेक्स्ट पैनल पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक आप इस क्लास को यहाँ रोक के इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10वां इस प्रकार से, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1 है। यहाँ पे संकेत के रूप में दिया गया। हालांकि ये संकेत जो है ये अपनी पुस्तक में ज़रूर दिया गया है, लेकिन इस आगे की जो परीक्षाएँ होंगी उन परीक्षाओं में हमें ये संकेत देखने को नहीं मिलेंगे। संकेत दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का
उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। प्रश्न अनुसार दिए गए बिंदुओं का ज्यामितीय प्रारूप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें ऐसा दिया गया है कि जो निर्देशित बिंदु दिए गए हैं 3, 0, 4,5, -1,4, -2, -1, इनको हम क्रमशः लिखते हैं। जैसे ए, पहले को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। तो इस प्रकार इन चारों को लिख के हम जब मिलाते हैं तो ये एक समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज की क्या पहचान है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण अलग अलग होते हैं। विकर्ण अगर चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए तो वो तो वर्ग हो जाता है। तो समचतुर्भुज की पहचान यही है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब हम दूरी के सूत्र से क्या करेंगे, दोनों विकर्णों को ज्ञात करेंगे। दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं यहाँ पे, यानी आसन शीर्षों से अतिरिक्त शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाते हैं। तो दो विकर्ण, एक तो AC है, दूसरा BD है। तो AC और BD में हम दूरी के सूत्र से AC का मान निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट में पूरा प्रारूप ये चलता है। यहाँ देखिए x2 AC के लिए AC की बात करते हैं तो ये A वाले शीर्षांक तो x1 y1 रहोगे और C वाले x2 y2 हमें यहाँ पे मानने हैं। तो x2 - x1 करना है, इसका मतलब A से C निकाल रहे तो x2 का मान हमने मान लिया 3, x2 का मान हमने यहाँ से 3 मान लिया और माइनस x1 का मान ये -1 मान लिया। y2 का मान 0 मान लिया, A वाला y2 मान लिया और C वाला y1 मान लिया। तो C का मान कितना है, 4, तो 0 - 4। अब आगे हम इसको हल करते हैं तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर रूट में प्रारूप चल रहा है। 3 + 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 + 1 का मान आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर रूट में आ जाएगा 16 + 16 यानी होल अंडर रूट में 32। इसका मतलब जो मान आ जाएगा AC का जो मान प्राप्त होगा AC का वो हो जाएगा 4√2। इसको ध्यान रखना है, AC का मान कितना आ गया, 4√2। नेक्स्ट हम BD का मान निकालते हैं। तो BD के लिए B और D वाले जो शीर्ष है निर्देशांक है उनमें से एक x1 हो जाएगा, x1 y1 का काम करेगा और दूसरा x2 y2 का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए B वाले को हम x1 y1 ले लेंगे और D वाले को x2 y2 हम यहाँ पे मानेंगे। तो x2 का मान कितना, 4 माइनस x1 का मान कितना, -2, 4 - -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करना है तो y2 का मान कितना है, 5 माइनस y1 का मान -1 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम हल करते हैं तो 4 + 2 का स्क्वायर और प्लस 5 + 1 का स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो दो लगातार चिन्ह आ रहे हैं माइनस के वो दोनों एक ही काम करेंगे और प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे भी दो जो लगातार चिन्ह आ रहे हैं उनके बीच वो प्लस के चिन्ह के रूप में यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 4 + 2 का जोड़ 6, 4 + 2 का जोड़ आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 5 + 1 का स्क्वायर भी 6 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अंडर रूट में 36 + 36 यहाँ पे आ जाएगा। 36 + 36 का मतलब अंडर रूट में 72 और अंडर रूट में 72 का मतलब होता है √6√2, क्योंकि 36 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। 36 का जो मान आ जाएगा अंडर रूट से बाहर वो आता है 6। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें दिया गया है, ये 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, हमें ये याद रखना है। तो 1/2 × विकर्ण अपना क्या है, AC × BD है। AC का मान हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, AC का मान यहाँ से हमने लिखना है 4√2 और BD का मान हमें यहाँ से लिखना है 6√2। अब आगे देखिए, जब हम 4√2 और 6√2 को आपस में 1/2 × 4√2 × 6√2 करते हैं तो बट्टा वाला 2 इस 2 से कट गया 2 बार, इस 2 को हम 6 से गुणा करेंगे, इस 2 को हम करेंगे 6 से गुणा तो आ जाएगा 6 × 2 = 12 और √2 × √2 करेंगे तो आ जाएगा
2। अब 12 गुणा 2 का मान आता है 24। तो इस प्रकार से हमें जो उत्तर प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होगा 24 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को अपने इस पैनल पे हल कर लिया। आप इस 10वें क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपने इस क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए तथा इस क्लास को लाइक करके आपको ये क्लास कैसी लग रही है वो एक फीडबैक के तौर पे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ये क्लासें नियमित तौर पे आपको कक्षा 10 के गणित विषय की क्लासों की श्रृंखला के तौर पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट ओपन करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वहाँ से आप डायरेक्ट इसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। बाय बाय। थैंक यू।